हेलो बच्चों, पार्ट 1 गति के नियम में संख्यात्मक प्रश्न हम देख रहे हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 3 कैसे हल करना है पहले वीडियो में देख चुके हैं। उसमें सभी मान दिए गए थे, बस हमें सूत्र में रखना होता था। अब हम क्वेश्चन 7 के संख्यात्मक प्रश्न देखेंगे, जिसमें सवाल शाब्दिक है, उसको हमें पढ़कर संकेत के रूप में लिखना है, फिर सूत्र पहचानना है, फिर हल करना है। उसमें कुल टोटल 4 सवाल दिए गए हैं क्वेश्चन 7 में, तो उसमें मैं 3 करके बताऊंगी और चौथा तुम्हारा होमवर्क होगा, घर पर करना है, पेयर में पूरा करके दिखाना है। तो सबसे पहला हम लोग आ सवाल देखते हैं। आ सवाल क्या लिखा गया है? एक पिंड प्रारंभ के 3 सेकंड में 18 मीटर और बाद के 3 सेकंड में 22 मीटर जाता है तथा अंतिम के 3 सेकंड में 14 मीटर जाता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। और सवाल की जानकारी अब लिखते हैं कि पहले वाले समय में, यानी समय भी 3 भाग में दिया गया है, तो इसको हम समय को टी से दर्शाते हैं, स्मॉल लेटर से टी से। तो अब उसको 3 भाग है, तो T1, T2, T3 के रूप में लेते हैं। तो पहला T1 है 3 सेकेंड, जिसमें डिस्टेंस, दूरी को हम डिस्टेंस से बोलते हैं, डी से दर्शाते हैं, तो उसको भी 3 भाग दिया गया, तो D1, D2, D3 के रूप में लेंगे। तो पहले 3 सेकंड में वो 18 मीटर, दूसरे 3 सेकंड में 22 मीटर, तीसरे 3 सेकंड में वह पिंड 14 मीटर जाता है, तो उस पिंड की औसत चाल ज्ञात करो। ये हमें ज्ञात करना है, ये तीनों हमने संकेत में लिख दिया है। तो अब सूत्र लिखते हैं। कल हमने सूत्रों का चार्ट भी पहले वीडियो में देख लिया था, मैं बताई थी कि सारे सूत्र याद कर लेना, ताकि ये सब प्रश्न हल करना आसान होता है। तो औसत चाल का सूत्र क्या है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय बराबर कुल दूरी D1 प्लस D2 प्लस D3 बटे कुल समय T1 प्लस T2 प्लस T3। सूत्र के रूप में हमने लिख दिया। उसके बाद इसमें हम सब मान रखेंगे। T1 का है 18 प्लस 22 प्लस 14 बटे T1 3 प्लस 3। उसके बाद इसको जोड़ दो, 54 ऊपर और नीचे 9, कट कर दो, 9 छक 54, 6। और ये क्या है? हमारा औसत चाल है पिंड का। तो चाल की इकाई SI प्रणाली में लिखना है, जो कल समझाया गया था सूत्र लिखते समय। तो चाल की इकाई SI प्रणाली में क्या होगा? मीटर बटे सेकेंड। अगर आप लोग इकाई यहाँ नहीं लिखते हो तो आधा नंबर यहाँ कट हो सकता है, इसलिए इकाई लिखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से पहला सवाल हो गया। आप इसी स्वाध्याय में देखोगे बड़ी ई वाला जो सवाल है ठीक इसी तरह से है, तो बड़ी ई का सवाल इसी तरह से कर लेना है। अब नेक्स्ट हम दूसरा आ सवाल देखते हैं। मैं सवाल पढ़ रही हूँ। एक पिंड का द्रव्यमान 16 kg है तथा वह 3 मीटर पर सेकंड के त्वरण से गतिशील है। उस पर प्रयुक्त बल की गणना कीजिए। सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं आधा लाइन ही पढ़ी हूँ, 3 लाइन। उसके बारे में उसमें क्या क्या लिखना है वो हम लोग देखते हैं। जैसे जैसे शब्द आ रहे हैं उसको संकेत में लिखते जाओ। एक पिंड का द्रव्यमान 16 kg, m बराबर 16, त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लिख दिया। तो उस पर बल की गणना करो। तो बल का संकेत क्या है? F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अगला 3 लाइन में पढ़ती हूँ, क्या दिया है? उतना ही बल यानी जो बल हमने निकाला है उतना ही बल अगले पिंड के लिए जा रहा है। तो उतना ही बल 24 kg द्रव्यमान के पिंड पर प्रयुक्त करने पर, यानी उतना ही बल, यही बल जो मैं निकालूंगी वो यहाँ ले लूंगी और उसको नाम क्या दे दूंगी? F1। और नया पिंड आ गया है M1। यहाँ M है तो इधर M नहीं लेना है, दो बार M लेने से वो आगे कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए हमें नया नंबर देना है M1। M1 कितना दिया है? 24 kg। और उस पर बल प्रयुक्त करने पर निर्मित होने वाला त्वरण कितना होगा? तो त्वरण यहाँ A आ चुका है, तो यहाँ का नाम क्या देंगे? A1 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये भाग हल कर लेते हैं। तो F का सूत्र लिखते हैं, बराबर क्या होता है? M गुणे A, बल के सूत्र से।
तो F बराबर मान रखो 16 गुणे 3, F बराबर क्या हो गया 48। इकाई क्या होगा एसआई प्रणाली में, कल मैं बताई थी सूत्रों के चार्ट में, पहले वाले वीडियो में बताया गया है। तो 48 न्यूटन। तो पहला उत्तर आ चुका है, तो उसको बॉक्स बनाओ। यही F हमारा यहाँ जाके क्या बनने वाला है F1। तो बताओ अभी F1 का मान क्या होगा 48। तो यहाँ लिख दो 48 दिया है, ठीक है। अब F1 का सूत्र लिखो, F1 बराबर M1 गुणे A1, वही बल का सूत्र है, बस नंबर हमने लगा दिया क्योंकि हम दो बार सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। तो F1 का मान हम क्या रखेंगे 48 बराबर M1 24 गुणे A1। 48 24 का पक्षांतर कर दो, बटे में आ जाएगा A1 24 गुणे 48, तो 2 बराबर A1। तो A1 का मान कितना हुआ 2। और इकाई बताओ क्या होगा त्वरण की इकाई, एसआई प्रणाली में, ये सब एसआई प्रणाली में चल रही है, तो त्वरण की इकाई क्या होगी मीटर बटे सेकेंड का वर्ग। इस तरह से बॉक्स बना देना है। तो 2 उत्तर इसमें आ चुके हैं, में हमने देख लिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आखिरी सवाल इस पाठ का हम देख रहे हैं, ये जो लिखित है थोड़ा सा बड़ा है, बारी बारी से पढ़ते हैं। बंदूक की एक गोली का द्रव्यमान 10 ग्राम है, वह 1.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। तो ये 1.5 लाइन में पढ़ी हूँ, उसको पहले लिख लेती हूँ क्योंकि सवाल बड़ा है। तो बंदूक की गोली का द्रव्यमान, यहाँ ध्यान से हम सवाल देखें तो इसमें आगे चल के एक लकड़ी की मोटी पट्टी का भी नाम दिया गया है और उसके वेग का भी नाम दिया है। इसका मतलब है M1 है, उसका प्रारंभिक वेग है, M2 है, उसका प्रारंभिक वेग है। तो ये सब M1 U1 M2 U2 करके मानना है और अंत में हमें अंतिम वेग पूछा है तो V1 V2 भी लेना है। तो इस अंदाज से हमें लिखना है बंदूक की गोली का द्रव्यमान को मानो M1, M1 कितना है 10 ग्राम। ग्राम जो है वो सीजीएस प्रणाली है और मैं पहले भी वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि अक्सर हम सवाल हल करते समय एसआई प्रणाली का उपयोग करते हैं, इसलिए जब भी सीजीएस की इकाई आए उसे तुरंत हमें एसआई में बदल देना है। तो ग्राम को हम किस में बदलेंगे किलोग्राम में, तो हम क्या करेंगे 10 में 1000 से भाग दे देंगे, तो क्या आएगा 1/100, 1/100 को दशमलव में बदलो तो 0.01 kg आता है। तो M1 क्या होगा 0.01 kg। फिर गोली का प्रारंभिक वेग दिया है, कितना दिया है U1, उसका संकेत है U1 1.5 मीटर पर सेकेंड। आगे का लाइन पढ़ती हूँ, 90 ग्राम द्रव्यमान की लकड़ी की मोटी पट्टी में घुसती है। तो बंदूक से जब यह गोली दागा जाता है, प्रारंभिक वेग उसका है, तो वो लकड़ी की मोटी पट्टी में घुसती है। तो लकड़ी की मोटी पट्टी का द्रव्यमान दिया है M2 बराबर 90 ग्राम। फिर ग्राम दिया है, ग्राम ये सीजीएस इकाई है और हमारा वेग जो है वो एसआई प्रणाली में है, तो इसको हमें एसआई में बदलना होगा। तो 90 बटे क्या होगा 1000 kg, काट दो 9/100 आया और दशमलव का स्थान लगा लो, 2 के स्थान के बाद 0.09 kg। तो ये हो गया लकड़ी की मोटी पट्टी का द्रव्यमान M2 आ गया 0.09 kg। अब प्रारंभ में लकड़ी की जो पट्टी है वो विरामा अवस्था में है, तो प्रारंभिक वेग मतलब जो आगे आने वाला है U1 तो हो चुका है, अब क्या आएगा U2। तो लकड़ी का जो प्रारंभिक वेग है वो विरामा अवस्था में है, यानी जब गोली चली तो पहले लकड़ी क्या था विराम में थी, तो विराम होने का U2 क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। शून्य यहाँ दिया नहीं है, लेकिन हम किस शब्द से पहचान रहे हैं विरामा अवस्था से। जब भी सवाल में विरामा अवस्था का नाम आए तो तुम्हें तुरंत उस पिंड का, जिसका नाम है उस पिंड का प्रारंभिक वेग क्या लेना है 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमने ले लिया। उसके बाद की लाइन में पढ़ रही हूँ क्या दिया गया है इसमें, परंतु गोली दागने के पश्चात वह पट्टी में घुसती है और दोनों विशिष्ट वेग से गतिशील होते हैं। जैसे ही गोली पट्टी में जाती है, गोली और पट्टी दोनों एक विशिष्ट वेग से गतिशील यानी नए वेग से गतिशील होते हैं। ये नए वेग को हम क्या कहते हैं अंतिम वेग। बंदूक की गोली के साथ लकड़ी की पट्टी जिस वेग से गतिशील होती है उसका वेग ज्ञात करो। अब ये लाइन बहुत खास बात है कि बंदूक की गोली और लकड़ी की पट्टी का
दोनों जो अंतिम वेग है, जिस वेग से गोली जा रही है उसी वेग से लकड़ी की पट्टी भी जा रही है, मतलब दोनों भी अंतिम वेग गोली का और लकड़ी का क्या हो रहा है, समान। तो ये आखिरी लाइन समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके समझ में आना चाहिए कि V1 और V2 तो है, लेकिन दोनों का मान क्या है, समान है। तो मान समान होने की वजह से पहले तो मैंने V1 और V2 लिख कर दिखाई हूँ। V1 में क्या लिखा है, बंदूक की गोली का अंतिम वेग V1, लकड़ी की पट्टी का अंतिम वेग V2, लेकिन आखिरी लाइन में कहा है कि जिस वेग से गोली जा रही उसी वेग से लकड़ी की पट्टी भी जा रही है, तो दोनों का भी अंतिम वेग क्या हो गया है, समान हो गया है। और उस वेग को ज्ञात करो, अर्थात ये अंतिम वेग हमें ज्ञात करना है। तो आपको ये सब मान देख के समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सा सूत्र लेना है। यहाँ पर M1 U1 M2 U2 और V1 V2, इससे अंदाजा लग रहा है कि हम लगा रहे हैं संवेग की अविनाशिता का नियम। संवेग की अविनाशिता के नियम से उत्तर लिख रहे हैं हम लोग। अब सूत्र लिखेंगे। सूत्र याद आ रहा है सबको, कल हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। लास्ट में हमने देखा था M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। ये सूत्र है, उसमें मान रखो M1 क्या है 0.01 गुणे U1 क्या है 1.5 प्लस M2 क्या है 0.09 गुणे U2 क्या है 0। फिर यहाँ पर M1 0.01 गुणे V1 क्या है, V1 का मान हमने V लिया है, प्लस M2 क्या है 0.09 गुणे V2 का मान क्या है V। यहाँ से सारे हमने मान रख लिए। अब इनको गुणा करेंगे तो एक और यहाँ पर 15 है, गुणा होता है तो 15 आता है, लेकिन दशमलव का स्थान देखें तो दो यहाँ पर और यहाँ एक, टोटल 3 स्थान के बाद दशमलव लगाना है। तो 0.015 प्लस ये 0 हो गया, यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं हम लोग 0.01 प्लस 0.09 भी हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे आ गया 0.015 बराबर, अब ये जोड़ दो 9 और 1, अगर हम दशमलव हटा दें 9 और 1 जोड़े तो 10 आता है। और दशमलव कितने अंक के बाद लगाना है, यहाँ भी 2 स्थान, यहाँ भी है 2 स्थान, तो 2 स्थान के बाद दशमलव लगा दो तो 0.1 गुणे भी आ गया, मतलब ये शून्य हट जाएगा, कोई मतलब नहीं है, 0.1 आ चुका है। अब यहाँ पे जो गुणे में हो इधर बटे में आ जाएगा, तो इसलिए 0.015 बटे 0.1 बराबर V। ठीक है, तो ये 0.1 क्या होता है 1/10 होता है, ये 10 खाते ऋण 1 होता है, तो यहाँ चलो इस तरह हल कर लें, इसलिए 0.015 बटे 10 खाते ऋण 1 बराबर V। घातांक में बदल दिया तो 0.015, घातांक का नियम लगाओ, ऋणात्मक घातांक को धनात्मक करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो 10 खाते 1 बराबर V। अब 1 शून्य से 1 दशमलव हट जाएगा और ये आएगा 0.15 बराबर V। इसलिए दोनों का अंतिम वेग V बराबर क्या होगा 0.15 मीटर पर सेकेंड। ये तीनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छे से एक बार वीडियो देखिए, नहीं समझा तो 2 बार देखिए और अच्छे से ये फेयर बुक में हल कर लीजिए। आप लोगों का इसका टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट, इसकी तैयारी कीजिए।